अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए आप एक सुबह उठते हैं, चाय बना रहे हैं और अचानक आपके मन में ये ख्याल आता है कि क्या ये सब कुछ, ये हवा, ये सूरज की रोशनी, आपके अपने लोग, क्या ये सब असली हैं? या ये सब बस किसी बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है? ये सवाल सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी चौंकाने वाले विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। जी। और हमारे पास जो स्रोत है वो इस थ्योरी को सिर्फ विज्ञान से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने दर्शन और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता के नजरिए से भी देखते हैं। सही कहा। और आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि क्या वाकई इस आइडिया में कोई दम है? क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है या यह हमारी हकीकत के बारे में कुछ ऐसा बता रहा है जो हमारी सोच से भी परे है? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इस शक के बीज से जो आज नहीं, हजारों साल पहले बोया गया था। बिल्कुल। इसकी जड़ें जाती हैं प्राचीन ग्रीस में, दार्शनिक प्लेटो के पास। उन्होंने एक बहुत मशहूर कहानी सुनाई थी। गुफा का रूपक? हाँ, एलेगरी ऑफ द केव। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। कुछ कैदी हैं जो जन्म से एक अंधेरी गुफा में बंद हैं। जी, और उनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हैं। तो वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है। बिल्कुल। और उस आग के सामने से कुछ लोग चीजें लेकर गुजरते हैं जिनकी परछाइयां सामने दीवार पर पड़ती हैं। और उन कैदियों के लिए वही परछाइयां ही उनकी पूरी दुनिया है, वही हकीकत है। ठीक यहीं पर यह कहानी आज के लिए जरूरी हो जाती है। उन कैदियों ने कभी असली दुनिया देखी ही नहीं, तो वो परछाइयों को ही सच मानेंगे, जाहिर है। बिल्कुल। अब प्लेटो पूछते हैं, अगर उनमें से एक कैदी को आजाद कर दिया जाए और बाहर असली दुनिया में लाया जाए तो क्या होगा? सूरज की तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। हाँ, और उसे जो असली पेड़ पौधे दिखेंगे वो उसे नकली लगेंगे। उसे गुफा की परछाइयां ज्यादा असली लगेंगी। मतलब हम भी उन कैदियों की तरह हो सकते हैं। ये दुनिया जिसे हम देख, सुन और छू सकते हैं, वो सिर्फ परछाइयां हों और असली हकीकत कुछ और ही हो। ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। और ये विचार समय के साथ और मजबूत हुआ। 17वीं सदी में एक और महान दार्शनिक रेने डेकार्त इस शक को एक नए लेवल पर ले गए। अच्छा। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसे इविल डीमन या दुष्ट दानव का तर्क कहते हैं। दुष्ट दानव? ये तो और भी डरावना लगता है। हाँ, डेकार्त ने कहा, कल्पना करो कि एक बहुत ही शक्तिशाली चालाक दानव है जिसका एक ही काम है, तुम्हें धोखा देना। हर पल धोखा देना। तुम जो कुछ भी महसूस कर रहे हो, ये आवाज, ये कमरा, तुम्हारी अपनी यादें, सब कुछ उस दानव का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा धोखा है। असल में कुछ भी मौजूद नहीं है। एक मिनट, अगर ऐसा है तो फिर हम किसी भी चीज पर यकीन कैसे कर सकते हैं? फिर तो कुछ भी सच नहीं है। यहीं पर डेकार्त एक शानदार मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ धोखा हो सकता है, तब भी एक चीज है जिस पर शक नहीं किया जा सकता। और वो क्या है? वो है शक करने वाले का अस्तित्व। अच्छा। अगर कोई मुझे धोखा दे रहा है तो भी मेरा तो होना जरूरी है जिससे धोखा दिया जा रहा है ना? अगर मैं सोच रहा हूं, भले ही वो सोच एक धोखा हो, तो भी मैं मौजूद हूं जो सोच रहा है। कोजिटो आर्गो सम। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। वाह, मतलब शक ही हमारे वजूद का सबसे बड़ा सबूत है। और आज के दौर में दार्शनिक निक बॉस्ट्रम ने इसी आइडिया को एक पूरी तरह से नया लॉजिकल रूप दे दिया है ना? बिल्कुल। बॉस्ट्रम का तर्क आंकड़ों पर आधारित है। वो कहते हैं कि 3 संभावनाएं हैं। एक, कोई भी सभ्यता इतनी उन्नत नहीं हो पाती कि वो असली जैसी सिमुलेशन बना सके और खत्म हो जाती है। ठीक है। 2, सभ्यताएं उन्नत तो हो जाती हैं पर वो सिमुलेशन बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। और तीसरी? या 3, लगभग हर उन्नत सभ्यता ढेरों सिमुलेशन बनाती है। और अगर तीसरा पॉइंट सही है तो असली दुनिया तो सिर्फ एक होगी, लेकिन उसके अंदर बनी नकली दुनिया यानी सिमुलेशन वो तो लाखों करोड़ों में होंगी। हाँ। तो फिर इस बात की संभावना कहीं ज्यादा है कि हम उन करोड़ों सिमुलेशंस में से किसी एक में हैं, न कि उस अकेली असली दुनिया में। ये तो गणित है, इसमें कोई जादू नहीं है। ठीक, यही उनका तर्क है। तो जो बात प्लेटो की परछाइयों और डेकार्त के दानव से शुरू हुई थी, वो आज कंप्यूटर कोड और वर्चुअल रियलिटी के आंकड़ों तक पहुंच गई है। तो डेकार्त और बॉस्ट्रॉम के तर्क अपनी जगह हैं, पर ये सब दिमागी कसरत जैसा लगता है। हैरानी की बात तो ये है कि जब हम 21वीं सदी के विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स को देखते हैं, तो वो भी कुछ ऐसे ही अजीब इशारे कर रहा है ना? बिल्कुल। और ये इशारे इतने अजीब हैं कि वो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर है ऑब्जर्वर इफेक्ट। अच्छा। जब हम किसी कण जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे होते,
तो वो एक ठोस चीज की तरह बर्ताव नहीं करता। वो एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद होता है, एक संभावना की लहर के रूप में। एक मिनट, एक ही चीज एक ही समय पर कई जगह कैसे हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है? यही तो क्वांटम दुनिया का जादू है। लेकिन जैसे ही हम उसे देखने या नापने के लिए कोई उपकरण लगाते हैं, वो लहर खत्म हो जाती है और वो कण एक ठोस रूप लेकर एक जगह पर टिक जाता है। बिल्कुल। इसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। मतलब हमारा देखना या नापना ही हकीकत को एक रूप दे रहा है। रुकिए, ये तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे वीडियो गेम्स काम करते हैं। कैसे? मतलब जब तक आप किसी कमरे में नहीं जाते, गेम को वो कमरा बनाने की जरूरत ही नहीं। वो ग्राफिक्स तभी रेंडर होते हैं जब प्लेयर का कैमरा उस तरफ घूमता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भी इतना आलसी हो सकता है कि वो रिसोर्स बचाने के लिए चीजों को तभी बनाता है जब कोई उन्हें देख रहा हो? ये एक बहुत ही मजबूत और लोकप्रिय तुलना है। ये सोचना कि ब्रह्मांड अपनी कंप्यूटिंग पावर बचा रहा है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस को बहुत बल देता है। और भी संकेत हैं। हाँ, और संकेत यहीं खत्म नहीं होते। हमारे ब्रह्मांड में एक सबसे छोटी नापने लायक दूरी है, जिसे प्लैंक लेंथ कहते हैं। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो प्लैंक लेंथ उस सिमुलेशन का पिक्सल हो सकता है। जैसे एक डिजिटल फोटो को आप जूम करते जाएं, तो एक सीमा के बाद आपको सिर्फ छोटे छोटे डब्बे यानी पिक्सल दिखने लगते हैं और कोई डिटेल नहीं मिलती। बिल्कुल। शायद हमारी हकीकत भी इसी तरह पिक्सेलेटेड है। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी की एक सीमा नहीं हो सकती? हो सकता है कि ब्रह्मांड एकदम स्मूथ हो और पिक्सल सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारे नापने के औजार अभी उतने अच्छे नहीं हैं। चारा है। इसके साथ ही प्रकाश की गति को जोड़कर देखिए। ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट। हाँ, क्यों हमारे ब्रह्मांड में एक स्पीड लिमिट है? क्यों कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती? सिमुलेशन के नजरिए से ये सिस्टम के प्रोसेसर की स्पीड लिमिट हो सकती है। बिल्कुल। हर कंप्यूटर की एक अधिकतम प्रोसेसिंग क्षमता होती है। शायद प्रकाश की गति हमारे ब्रह्मांड के प्रोसेसर की लिमिट है। और फिर वो फाइन ट्यूनिंग वाली बात भी है कि ब्रह्मांड के नियम जीवन के लिए बिल्कुल सटीक हैं। हाँ, ये सबसे हैरान करने वाली चीजों में से एक है। गुरुत्वाकर्षण का बल, परमाणुओं को जोड़ने वाली शक्तियां, इन सब का मान इतना सटीक है कि अगर इनमें बाल बराबर भी फर्क होता तो कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। अगर गुरुत्वाकर्षण का बल आज से सिर्फ थोड़ा सा भी ज्यादा शक्तिशाली होता तो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैलने की बजाय वापस सिकुड़कर खत्म हो गया होता। तारे बनते ही नहीं। अच्छा। और अगर ये थोड़ा सा भी कमजोर होता तो गैस के बादल कभी इकट्ठा होकर तारे और आकाशगंगाएं बना ही नहीं पाते। हर हाल में जीवन असंभव होता। हाँ, तो सवाल उठता है, क्या ये सब महज एक अविश्वसनीय इत्तेफाक है या किसी ने नियमों को बड़ी सावधानी से सेट किया है, जैसे कोई गेम डिजाइनर अपने गेम की फिजिक्स सेट करता है? वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। और एक और चीज है जिसने आइंस्टाइन को भी परेशान कर दिया था, क्वांटम एंटेंगलमेंट। हाँ, आइंस्टाइन ने मजाक में से स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी दूर से होने वाली डरावनी हरकत कहा था। इसमें होता क्या है? जब दो कण इंटेंगल हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। अगर आप एक कण की कोई प्रॉपर्टी बदलते हैं तो दूसरे कण की प्रॉपर्टी उसी पल तुरंत बदल जाती है। प्रकाश से भी तेज। लेकिन ये तो आइंस्टीन के अपने नियम को तोड़ता है। कोई भी सूचना प्रकाश से तेज नहीं जा सकती। बिल्कुल। भौतिकी के नजरिए से ये एक पहेली है, लेकिन अगर आप इसे एक सिमुलेशन के नजरिए से देखें तो ये बहुत आसान हो जाता है। कैसे? सोचिए, आपके कंप्यूटर कोड में दो वेरिएबल हैं, ए और बी, और दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन एक्स की वैल्यू दिखा रहे हैं। ठीक है। अगर आप वेरिएबल ए के जरिए एक्स की वैल्यू को बदलते हैं तो वेरिएबल बी की वैल्यू भी उसी पल बदल जाएगी, चाहे वो दोनों कोड में कितनी भी दूर क्यों ना हो। कोई सूचना नहीं भेजी गई, बस एक अंडरलाइंग डेटा पॉइंट बदल गया। एग्जैक्टली। एंटेंगलमेंट शायद ब्रह्मांड का एक ऐसा ही कंप्यूटेशनल शॉर्टकट हो। ठीक है, ये सब बहुत मजबूत तर्क हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो थोड़ी असहज करने वाली है। और अगर ये सच है तो क्या इसके खिलाफ भी कोई तर्क है? मतलब क्या वजह है कि हम ये माने कि हम सिमुलेशन में नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल है, और उन पे बात करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा तर्क ये है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस अनफॉल्सिफाएबल है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी इसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। अच्छा। इसका मतलब है कि एक ऐसी थ्योरी है जिसके खिलाफ आप कोई भी सबूत पेश करें
तो थ्योरी के समर्थक कह सकते हैं ये सबूत भी तो सिमुलेशन का हिस्सा है कि सिमुलेटर ने हमें धोखा देने के लिए वो सुराग जानबूझकर वहां रखा है। हाँ, वैज्ञानिक नजरिए से जो थ्योरी गलत साबित नहीं की जा सकती वो एक मजबूत थ्योरी नहीं मानी जाती। समझ गया, ये एक तरह का सर्कुलर लॉजिक बन जाता है। और कोई तर्क? दूसरा बड़ा सवाल है इनफाइनाइट रिग्रेस का, यानी कौन बनाता है बनाने वाले को। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो ये बहुत मुमकिन है कि हमें बनाने वाले भी किसी सिमुलेशन में हों। और उन्हें बनाने वाले भी? सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे ब्रह्मांड को सिमुलेट करने के लिए जरूरी ऊर्जा और कंप्यूटिंग पावर कहाँ से आएगी? वो ऊर्जा हमारे ज्ञात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये कि ये आइडिया जितना दिलचस्प है उतना ही मुश्किल भी है। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान आज जिन सवालों से जूझ रहा है उनकी गूंज हमें हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में भी मिलती है। ये समानता वाकई चौंकाने वाली है। प्राचीन भारतीय दर्शन में, खासकर अद्वैत वेदांत में, माया की एक बहुत गहरी अवधारणा है। माया का मतलब है कि ये दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं वो एक भ्रम है, असली हकीकत कुछ और है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, मैंने ये सुना है। बिल्कुल, इसका मतलब है ये संसार, ये जगत मिथ्या यानी भ्रम है और परम सत्य सिर्फ ब्रह्म है जो कि एक शुद्ध असीम चेतना है। ये तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस का ही एक आध्यात्मिक रूप लगता है। हाँ, यहाँ माया कोई साधारण धोखा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल और कन्विंसिंग सिमुलेशन है जिसे हमारी चेतना असली मान बैठी है। और लीला की अवधारणा भी तो कुछ ऐसी ही है। हाँ, लीला का विचार कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का एक खेल है, एक कॉस्मिक प्ले। और हम सब उस खेल के पात्र हैं जो ये भूल चुके हैं कि हम एक खेल का हिस्सा हैं। हम अपने सुख दुख, अपनी जीत हार को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, जबकि ये सब एक बड़े दिव्य नाटक का हिस्सा मात्र है। तो अगर ये खेल है तो क्या इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं हाँ, और वो रास्ता है ध्यान या मेडिटेशन। अच्छा, अगर ये दुनिया एक खेल या सिमुलेशन है तो ध्यान उस सिस्टम में ग्लिच या चीट कोड खोजने जैसा है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। जब कोई ध्यान करता है तो वो इस खेल के शोर और विकर्षणों से अपनी चेतना को हटाता है और उस खिलाड़ी या उस असली चेतना की झलक पाने की कोशिश करता है जो इस पात्र के पीछे है। ये मैट्रिक्स फिल्म की तरह अनप्लग होने का अनुभव है। बिल्कुल, जहां आप एक पल के लिए सिमुलेशन के पीछे की हकीकत को महसूस करते हैं। तो ये सब हमें सबसे मुश्किल और शायद सबसे डरावने सवाल पर ले आता है। अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो फिर मैं क्या हूँ? हमारी चेतना क्या है? क्या हमारा प्यार, हमारा दर्द, हमारी सारी भावनाएं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ कोड है? ये विज्ञान और दर्शन का सबसे बड़ा सवाल है, जिसे चेतना की कठिन समस्या या द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये क्या है? विज्ञान ये तो बता सकता है कि जब आप सेब देखते हैं तो दिमाग के कौन से न्यूरॉन एक्टिव होते हैं, लेकिन ये नहीं समझा पाता कि न्यूरॉन की फायरिंग लाल रंग को महसूस करने का व्यक्तिपरक अनुभव कैसे पैदा करती है। अच्छा, सिमुलेशन के संदर्भ में हो सकता है कि हमारी भावनाएं और चेतना एक बहुत ही उन्नत किस्म का भ्रम हो। प्रोग्राम इतना अच्छा है कि उसे लगता है कि वो महसूस कर रहा है। और शायद इस प्रोग्राम में कुछ ग्लिच भी हैं, जैसे डेजावू, वो अजीब सा एहसास कि ये पल पहले भी हो चुका है। हाँ, क्या ये सिस्टम में कोई मेमोरी एरर है या सिमुलेशन एक पुराने सेव पॉइंट से रीलोड हो रहा है? ये सब अनुमान है, लेकिन ये दिखाते हैं कि ये आइडिया हमारी रोजमर्रा की अजीब घटनाओं को भी एक नया मतलब दे सकता है। और यहीं से स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का सवाल उठता है। क्या हमारे फैसले सच में हमारे हैं या हम बस एक स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर आपके हर विचार और हर काम का कारण पहले से ही कोड में लिखा है तो आपकी पहचान का, आपके आप होने का क्या मतलब रह जाता है? ठीक है, मेरा दिमाग सच में घूम गया है। चलिए सारी बातचीत को समेटते हैं। मान लीजिए कल वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो जाता है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो क्या कुछ बदलेगा? क्या हमारे रिश्तों की सच्चाई कम हो जाएगी? क्या हमारे जीवन के लक्ष्य बेमानी हो जाएंगे? शायद नहीं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक फिल्म का उदाहरण है। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम दिमाग के एक कोने में ये जानते हैं कि यह सब काल्पनिक है, ये किरदार असली नहीं है। हाँ, फिर भी कहानी हमें हंसाती है, रुलाती है और हमारी भावनाएं 100% असली होती हैं। बिल्कुल। उसी तरह अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है
तो भी इसके अंदर का हमारा अनुभव, हमारा प्यार, हमारा दर्द, सब कुछ हमारे लिए उतना ही वास्तविक रहेगा। हमारी महसूस की गई हकीकत ही हमारी हकीकत है। यहाँ पर मुझे अस्तित्ववादी दर्शन की याद आती है। उनका मानना है कि जीवन का कोई पहले से तय मतलब नहीं होता। जीवन का अर्थ हम खुद बनाते हैं। बिल्कुल। सिमुलेशन की हकीकत इस जिम्मेदारी को नहीं बदलती, चाहे ये बेस रियलिटी हो या एक सिमुलेशन। हम अपनी कहानी के हीरो हैं और हमारा सफर ही है जो मायने रखता है, मंजिल नहीं। बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये विचार एक तरह से आजादी भी दे सकता है। आजादी कैसे? अगर ये सब एक खेल है तो शायद हम अपनी समस्याओं को, अपनी असफलताओं को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना बंद कर सकते हैं। हम एक खिलाड़ी की तरह जी सकते हैं, उत्सुकता के साथ प्रयोग करते हुए। ये डर को कम करके जीवन को एक साहसिक यात्रा बना सकता है। हाँ, ये हमें अपनी सिमुलेशन की सीमाओं को परखने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या संभव है, प्रेरित कर सकता है। तो हमने देखा कि कैसे हकीकत पर शक करने का ये सफर प्लेटो की अंधेरी गुफा से शुरू हुआ, 21वीं सदी की क्वांटम पहेलियों से गुजरा, प्राचीन भारतीय दर्शन की माया में अपनी गूंज पाई, और आखिर में हम सबके लिए चेतना, आजादी और जीवन के अर्थ जैसे निजी सवालों पर आकर खत्म हुआ।